हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आज जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था उसी को आगे बढ़ाते हुए अर्थात राजपूत काल को ही मैं आगे बढ़ाते हुए फिर से आपके सामने दो वंश को आज मैं पढ़ाऊँगा। इस दो वंश को मैं एक चौहान वंश और दूसरा परमार वंश, इस दोनों का मैं पूरी तरह से अच्छे तरीके से मैं आपके सामने बता रहा हूं और जो मुख्य जो पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं मैं उस दोनों क्वेश्चंस का जहां से क्वेश्चन की संभावना पूरी होती है मैं उस चीज़ को यहां पर अच्छे तरीके से लिख दिया हूं। आप ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उस चीज़ को सुनिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को बस थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद वो बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद देखने के तुरंत बाद आप अपने कॉपी को निकालिए और कॉपी को निकालने के बाद जैसे मैं लिखा हूँ एक शॉर्ट स्क्रीन लेकर उसे जूम कर आप कॉपी में अच्छे तरीके से उसका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद उसके बार बार जब उसे आप पलटिएगा उस पेज को तो आपके दिमाग में पूरा सटीक बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई सुनिश्चित हो पाएगी और आप जिस चीज़ को तैयारी कर रहे हैं उसका आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को बना सकिएगा। तो मैं बस यही आपसे कहता हूं कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हो सकता है कि शुरू में आपको देखने में मन थोड़ा सा ना लगे, लेकिन जब आप जैसे ही आप उसको लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत मन लगेगा, क्योंकि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो सटीक जानकारी के साथ एक अच्छे सीक्वेंस में आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये सब सारी बातें तो खैर होते रहती है और मैं आपका ज़्यादा समय फ्री नहीं लूँगा। बस मैं अपने टॉपिक पे जो मैंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक चलता है उसी को मैं राजपूत काल को आगे बढ़ाते हुए आज चौहान वंश की चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो चौहान वंश जो है, सबसे पहले तो ये जानना है कि चौहान वंश की उत्पत्ति हुई कैसे। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसा कि मैंने आपको जब गढ़वाल वंश पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो मैंने बताया था कि कुछ शिला लेख जो हैं या फिर जो अभिलेख हैं उससे हम लोग को जानकारी मिलती है कि ये सब वंश में कौन कौन राज किया और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो उसी तरह से चौहान वंश की भी जो मान्यता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि, जो एक वशिष्ठ मुनि थे, जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था तो इसको अत्याचार को कम करने के लिए या इसका खात्मा करने के लिए वशिष्ठ मुनि माउंट आबू पे, और आपको पता है कि माउंट आबू जो एक पर्वत है वहाँ पर वो अग्नि को प्रज्वलित कर एक यज्ञ करते हैं और उसी यज्ञ में बहुत सारे राजपूत वंश का निर्माण होता है। बहुत सारे राजपूत वंश को यूँ समझिए कि राजपूत वंश का उसी से जन्म होता है उस यज्ञ करने से, और उसी में से एक सबसे जो शक्तिशाली जो वंश होता है वो चौहान वंश होता है। तो इस तरह से चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में ये प्राप्त होता है। तो अब जानना जरूरी है कि चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन थे और इनके समय में कौन कौन से ऐसे शासक हुए जो इस वंश को आगे ले गए और अपने साम्राज्य का विस्तार किए और उन्होंने कैसे कैसे शासन किया। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। ये जानना जरूरी है ना कि चौहान वंश की स्थापना किसने की। तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था, और वासुदेव जो अपनी राजधानी रखे थे, यानी कि चौहान वंश की राजधानी जो राजधानी थी, इसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक राजधानी, वो अहिछत्र थी। उसके बाद वासुदेव के बाद ही जो चौहान वंश के शासक बने, शासक तो हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा बने हैं, लेकिन हम लोगों को जो जानना है, हम लोग को जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
उस क्वेश्चन के अनुसार ही मैं आपको यहाँ पर सीक्वेंस लिखा हूँ और मैं इसे देख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि इसे मैं सजा कर लिखा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा या फिर इसे समझने का प्रयास कीजिएगा तो ये समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। मैंने चौहान वंश लिखा और ये स्थापना है, स्थापना वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना किया था और राजधानी अहिच्छत्र रखा गया था। उसके बाद देखिए वासुदेव के बाद जो नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी होते हैं वो अजय राज आते हैं और अजय राज ने क्या किया था कि अजमेर की स्थापना की थी। आप लोग जैसा जानते हैं कि अजमेर कहाँ है तो राजस्थान में है, तो अजमेर की जो स्थापना किए थे वो अजय राज ने किया था। और अजय राज जो इसके पहले जो सबसे पहले जब स्थापना वासुदेव ने किया था चौहान वंश के तो उस समय राजधानी अहिच्छत्र थी, लेकिन जब अजय राज उसके बाद उत्तराधिकारी होते हैं तो अजमेर की स्थापना करते हैं और अजमेर को ही राजधानी बनाते हैं, किनका, चौहान वंश का। तो अजय राज के बाद उसके बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं अजय राज के बाद वो अर्णोराज होते हैं और अर्णोराज ने भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे, जैसे बराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने किया था। और अर्णोराज जो ये बराह मंदिर का निर्माण किए थे वो पुष्कर में है। कहाँ है, पुष्कर में है। तो पुष्कर कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है जो राजस्थान स्टेट में है। तो याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चंस इससे यहाँ से भी आते हैं, ये तो खैर आता है कि बराह मंदिर का निर्माण किसने किया था तो अर्णोराज ने, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है जो राजस्थान में है। अर्णोराज के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं बिगरह राज चतुर्थ को बिसल देव भी कहा जाता है। और बिसल देव, याद रखिएगा, जो बिसल देव हैं ये क्वेश्चंस इस तरह से आता है कि बिगरह राज चतुर्थ को अन्य किस नामों से पुकारा जाता है तो वो बिसल देव के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे और उसमें से जो महत्वपूर्ण जो कार्य किए वो इनकी रचना थी। तो रचना, बिगरह राज चतुर्थ की जो रचना थी वो एक नाटक लिखे थे जिसका नाम हरिकेली नाटक है। तो याद रखिएगा, बिगरह राज चतुर्थ एक नाटक की रचना किए थे और उस नाटक का नाम था हरिकेली। बिगरह राज चतुर्थ के दरबारी कवि हुआ करते थे और दरबारी कवि जो प्रसिद्ध दरबारी कवि थे उनका नाम था सोमदेव। क्या नाम था, सोमदेव। सोमदेव ने ललित बिगरह राज की रचना की। देखिए, ललित बिगरह राज की आगे आपको चर्चा मिलेगी तो इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आज भी ललित बिगरह राज की पंक्तियाँ कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती है। तो दरबारी कवि किनके थे, बिगरह राज चतुर्थ के सोमदेव, उन्होंने ललित बिगरह राज की रचना की थी। जो इनका जो ललित बिगरह राज चतुर्थ के जो या फिर बिसल देव के जो शासक में या शासन में जो इनका जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो अजमेर में संस्कृत मठ का निर्माण करवाया गया था। अजमेर में संस्कृत मठ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बिगरह राज चतुर्थ के द्वारा। अब यहाँ पर ये बातें हैं कि संस्कृत मठ क्या है। तो देखिए, संस्कृत मठ जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा, आप जानते हैं कि अजमेर में क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो उसके पहले 2.5 दिन का झोपड़ा बनने से पहले वहाँ क्या था, संस्कृत मठ था जिसका निर्माण बिगरह राज चतुर्थ ने करवाया था। और जब कुतुबीन ऐबक भारत आता है तो कुतुबीन ऐबक जो है इसी संस्कृत मठ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है और उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखता है। आज भी अगर आप 2.5 दिन का झोपड़ा को देखें तो उनके जो दीवार हैं उस दीवार पे ललित बिगरह राज की रचनाएं, उनकी पंक्तियां वहाँ पे उकेरी गई है, वहाँ पे लिखी गई है। तो इस तरह से आप संस्कृत मठ को याद रखिएगा कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबीन ऐबक ने किया था उसको बनवाया था जो अजमेर में है, वो पहले संस्कृत मठ जो बिगरह राज चतुर्थ के शासनकाल में था वो है। अब चौहान वंश के जो प्रसिद्ध जो शासक हुए, सबसे प्रसिद्ध या यूँ कहें कि जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए। और पृथ्वीराज चौहान जो है 1178 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो ये 1178 से लेकर 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राज किया। कहाँ, तो चौहान वंश पर राज किया था। इसमें देखिए, मैंने पहले आपको बता देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे इनके बारे में जो चंद्रबरदाई है, इनके क्या थे, दरबारी कवि थे। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रबरदाई के द्वारा क्या लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो। उसके अनुसार कुछ कहानियाँ हैं जिसे यहाँ बताना आपको आवश्यक है समझने के लिए। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं, क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता था, ये जानना जरूरी है।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था, तो राय पिथौरा। यानी अगर क्वेश्चन में रहे कि राय पिथौरा किसे कहा जाता था, तो राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता था। अच्छा, इन्होंने पहले चंदेल जो राजा जो परमार्दी देव थे, परमार्दी देव जो थे उनको पराजित किया थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और इनके दरबार में 2 दरबारी कवि थे, जैसे कि मैंने अभी बताया। एक तो दरबारी कवि कौन थे, चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। और दूसरे जो थे वो जैनक थे। जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। तो जैनक ने क्या की थी, पृथ्वीराज विजय की विजयराज क्या था, पृथ्वीराज विजय का उन्होंने लिखा था, रचना किया था। अब देखिए, तो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासों में जो लिखा गया है, तो उस पृथ्वीराज रासों के बारे में मैं कुछ आपको उस पुस्तक में जो लिखा गया है वो प्रसिद्ध भी कहानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक्चुअली में जब वो 17-18 साल का था तो उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और जब वो, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के योद्धा थे। तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बावजूद भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य को चलाया। लेकिन इसी के बीच में जो गढ़वाल वंश का जो शासक होता है, मैंने कल बताया था, तो गढ़वाल वंश का जो शासक होता है जिसका नाम जयचंद्र रहता है, उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम संयोगिता रहता है। और उससे संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपस में दोनों प्रेम करते हैं। और प्रेम करने के वजह से जब इस बात को पता चलता है गढ़वाल के शासक जयचंद्र को, जो वहाँ का शासक रहता है, इस बात का जब पता चलता है तो वो अपने बेटी को शादी करने के लिए, संयोगिता की शादी करने के लिए वो एक स्वयंवर रचता है। और स्वयंवर में हालांकि पृथ्वीराज चौहान भी एक शासक था, राजा था, लेकिन उसे नहीं बुलाया जाता है। इस बात को जब पता चलता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, तो अपने घोड़े पर बैठ के भरी सभा में संयोगिता के उठा कर लेके चला जाता है, उससे शादी कर लेता है। ये बात नगवार गुजरती है। ये बात से बहुत नाराज़, बहुत दुखी होता है, बहुत बेइज्जती महसूस करता है जयचंद्र। और जयचंद्र उसी समय कसम खाता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान को अपना बदला ज़रूर लूँगा। इस तरह से जब आप, उसके बाद की कहानी ये है कि पृथ्वीराज चौहान पर जब तुर्कों का आक्रमण, उसके साम्राज्य पर जब आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी के द्वारा, जो आपको पता ही है, पहला आक्रमण मैंने पिछले क्लास वीडियो में, सारा वीडियो मैंने डाले हुए, उसको देख लीजिएगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित करता है और मोहम्मद गोरी वापस गजनी जाता है। वो पुनः 1 साल अपनी तैयारी को 4 गुना या 8 गुना कहिए बहुत अच्छे तरीके से करता है और पुनः वापस भारत पर आक्रमण करता है। किसके खिलाफ करता है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ करता है। और 1192 ईस्वी में जयचंद्र को मौका मिलता है अपना बदला लेने का, और वो क्या करता है कि मोहम्मद गोरी से जाकर मिलता है। मोहम्मद गोरी की शक्ति और उससे ज़्यादा प्रबल हो जाती है और वो आराम से क्या करता है, खूब एक अच्छा संघर्ष चलता है और पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पर हार हो जाती है। तो इसके बाद की कहानी ये थी कि जब जयचंद्र के द्वारा साथ दिया जाता है मोहम्मद गोरी को, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार होती है। फिर चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है उसमें ये बातें कहा गया है कि जब चंद्रबरदाई ऐसा कहता है कि जब पृथ्वीराज रासो जब हारता है, पृथ्वीराज चौहान जब हारता है, तो उसे मोहम्मद गोरी अपने दरबार में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम आंखें अपने नीचे करो। लेकिन वो चूँकि चौहान वंश का था और राजपूत था, आंखें को नीचे नहीं करता है। आंखें नीचे करने का मतलब वो समझता है कि हम अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए, जबकि पृथ्वीराज चौहान ऐसा समर्पण कभी भी उसकी भावना नहीं होती है। इस तरह से उसकी आंखें को, पृथ्वीराज चौहान की आंखें को क्या किया जाता है, उसे सलाखों से फुड़वा दिया जाता है। लेकिन उसी समय चंद्रबरदाई जो उसका एक परम मित्र भी रहता है, दरबारी कवि भी रहता है, वो कहता है कि महाराज या जो कहिए सुल्तान, इसने एक विद्या जानता है, इसकी अभी आप एक परीक्षा ले सकते हैं। ये विद्या जानता है शब्दवेदी बाण चलाना। इसमें शब्दवेदी बाण में क्या होता है कि बिना देखे हुए सटीक निशाना लगाना, जहाँ वो चाहता है, सिर्फ आवाज़ सुनकर निशाना को लगाना। तो गोरी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ रहता है और जो उसके जो दरबारी कवि या परम मित्र कहिए चंद्रबरदाई रहता है,
वो पृथ्वीराज चौहान को इशारा करता है कि यहाँ पे वो बैठा हुआ है, इतना दूरी के गज पर वो बैठा हुआ है, आप निशाना लगाओ। पृथ्वीराज चौहान निशाना लगाता है और वो जा कर के सीधे किसको लगता है, मोहम्मद गोरी को लगता है, और मोहम्मद गोरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हालांकि बाद में उसके जो सैनिक थे उसे पकड़कर उसे मार देते हैं दोनों को, एक चंद्रबरदाई को और पृथ्वीराज चौहान को। तो ये घटनाएं थी पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। हालांकि इतिहासकार ऐसा मानते नहीं हैं। इतिहासकार का एक दूसरा मत भी है, और दूसरा मत ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान जब हार जाता है मोहम्मद गोरी से, तो मोहम्मद गोरी उसे वापस गजनी लेके जाता है और गजनी में उससे शासन करवाता है, क्योंकि एक कुशार्ग बुद्धि का और एक कुशल नेतृत्व का होता है। तो उसे लेकर जाता है। लेकर जाने के जब वो लेकर वहाँ जाता है तो शासन करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद गोरी ऐसा पाता है कि पृथ्वीराज चौहान मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वहाँ उसे मार देता है। तो इस तरह से इनकी मृत्यु का प्रमाण कोई पुख्ता प्रमाण है नहीं। तो बस यही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कहानी थी। और जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि इससे भी जहाँ मैंने आपको जो कहानी बताया है उससे भी अगर आप चाहिएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा तो इसमें से क्वेश्चन आपको निकल के आएगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो मुख्य जो जहाँ से पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो ये है कि राय पिथौरा कहा जाता था पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, और इसके दरबार में दो कवि थे, एक चंद्रबरदाई और दूसरा जैनक। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिखता है, जबकि जैनक जो है वो पृथ्वीराज विजय लिखता है। इसने मोहम्मद गोरी के साथ दो युद्ध किए, मैंने उसका भी वर्णन किया। पहला 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध होता है, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा जाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है, बुरी तरह हार होती है। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गोरी की विजय होती है, और उसी युद्ध में मारा जाता है कौन, पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के मारे जाने के साथ साथ ही चौहान वंश का खत्म हो जाता है, चौहान वंश का एक समझिए समाप्ति हो जाती है, और इस युद्ध के साथ चौहान वंश की शक्ति खत्म हो गई। और अब उसके बाद भारत में तुर्कों का आगमन स्टार्ट हो जाता है। पूरी तरह से तुर्कों जो है वो भारत में आक्रमण कर अच्छे से अपने शासन चलाते हैं। इसी में जैसे मैंने आपको चौहान वंश बताया, जो जहाँ की मैंने अभी आपको बताया था कि जो वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने क्या उसी अग्नि में से चौहान वंश के अलावा एक वंश और आया था, और वो वंश था परमार वंश। परमार वंश था। तो परमार वंश के बारे में देखिए, मैं सिर्फ आपको जो पॉइंट्स है उसे मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन कुछ मैं उत्पत्ति के बारे में, मैं जैसे आपको चौहान वंश के बारे में उत्पत्ति बताया, उसी तरह से उत्पत्ति परमार वंश का भी हुआ। और परमार मतलब ही होता है कि शत्रुओं का नाश करना। जो शत्रु का नाश करता है परमार कहलाता है। तो ये परमार वंश उसी के नाम पर रखा गया था। परमार वंश की स्थापना अगर आप देखा जाए तो उपेंद्र ने किया था, और उपेंद्र को कृष्ण राज भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने किया था, और उपेंद्र को ही कृष्ण राज कहा जाता है। जो परमार वंश की जो राजधानी थी वो धारा थी, और इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें जो प्रतापी राजा, जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, उसमें एक ही राजा हुआ जिसके बारे में जिक्र होता है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो राजा भोज था। कौन था, राजा भोज। तो याद रखिए कि राजा भोज कौन से वंश के थे, तो परमार वंश के थे। परमार वंश की स्थापना किसने किया था, उपेंद्र ने किया था, जिसका नाम कृष्ण राज भी था। और राजा भोज के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो हैं कि राजा भोज की उपाधि कविराज थी। क्या थी, कविराज थी। तो याद रखिएगा कविराज किनको कहा जाता था, तो राजा भोज को कहा जाता था, तो जो परमार वंश से थे। जिस तरह से आपने राय पिथौरा पढ़ा, चौहान वंश के थे, और राय पिथौरा को क्या कहा जाता था, पृथ्वीराज चौहान, या यूँ कहें कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। उसी तरह से यहाँ पर जो परमार वंश के राजा भोज थे उन्हें कविराज भी कहा जाता था। उसके बाद राजा भोज के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, वो कार्य ये थे कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है। चित्तौड़ आप जानते हैं कि वो भी राजस्थान में ही पड़ता है। तो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का स्थापना किया था। कौन, परमार वंश के ही राजा भोज ने। धारा नगरी में भोजराज सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। जो धारा नगरी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा हुआ भी है कि धारा जो नगरी थी वो परमार वंश की राजधानी थी। तो वहाँ पर राजा भोज ने क्या किया कि भोजराज सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद भोजपुर के दक्षिण में भोजपुर नामक झील बनवाया। भोजपुर नामक झील
अब ये मत समझिएगा कि ये बिहार का भोजपुर है। भोजपुर वो भी कहाँ पड़ रहा था, तो राजस्थान में ही पड़ता है। उसमें एक राजस्थान में एक जगह का नाम है भोजपुर, जहाँ पर भोजपुर झील को बनाया गया था। किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। राजा भोज की कुछ रचनाएं हैं, इन्होंने कुछ अपने से कुछ रचना किए थे, कुछ किताब लिखे थे, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसमें यहाँ पर मैंने इसको लिखा है ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपको छूटे नहीं, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं रचना से आता है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो राजा भोज के द्वारा जो रचना की हुई है वो है भोज चंपू। क्या है? भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश और शब्दा अनुशासन। ये 3 रचनाएँ राजा भोज के द्वारा की गई है। एक भोज चंपू, दूसरा श्रृंगार प्रकाश और तीसरा शब्दा अनुशासन है। इसके बाद इन्हीं के शासनकाल में या कहिए परमार वंश में कुछ अन्य रचनाएं की गई है। कुछ अन्य रचनाएं में जैसे कि उनके कवि अलग थे और उनके बुक जो अलग थे। जैसे मैंने आपको भी बताया था, ये चौहान वंश में किनके भी 2 कवि थे। एक कवि का नाम था चंद्रवरदाई और दूसरा का नाम था जैनक। तो उसी तरह से राजा भोज की अपनी कुछ रचनाएं थी जो भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश और शब्दानुशासन थी। लेकिन कुछ अन्य रचनाएं थी जिनमें मैंने यहाँ कवि का नाम लिख दिया है और यहाँ पर पुस्तक का नाम लिखा है। कवि जैसे कि श्रीहर्ष हो गए। तो श्रीहर्ष जो थे उन्होंने नैषधि रचित का पुस्तक को लिखा था। श्रीहर्ष ने क्या लिखा? नैषधि रचित। मेरुतुंग ने क्या लिखा? प्रबंध चिंतामणि। और पदम गुप्त ने क्या लिखा? 9 साढ़ चरित्र। धनंजय ने क्या लिखा? 10 रूपक। तो आप इसे याद रखिएगा कि श्रीहर्ष नैषधि रचित, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, पदम गुप्त 9 साढ़ चरित्र, धनंजय 10 रूपक। ये सारी पुस्तकें जो हैं परमार वंश में लिखी गई थी और राजा भोज के कार्यकाल में लिखी गई थी, उनके ही शासन में लिखी गई थी जब उस समय वो शासक थे। इस तरह से मैंने आपको आज 2 वंश में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर आपको एक तरह से नोट्स तैयार कर दिया है। इसे आप मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरे पूरा वीडियो को देखिएगा और इसे अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। और जब मेरा वीडियो देखिए उसके बाद तुरंत आप इसे कॉपी पे लिखिए, ताकि आपको अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर हल्का प्रॉब्लम है कि हिल रहा है कैमरा या फिर धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उस समय आपको याद रहेगा कि चलो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ चौहान वंश और परमार वंश और राजपूत काल। इसके बाद एक क्लास और होगा राजपूत काल का, उसके बाद राजपूत काल ख़त्म करेंगे और फिर हम पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे। तो बस एक क्लास और देखिए ठीक से, फिर राजपूत काल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस कहीं भी आपके नहीं छूटेंगे। आपको पता है कि मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ। डीपली आप राजपूत काल कोई भी वीडियो में देखिएगा तो 1 से 2 क्लास में या एक ही क्लास में राजपूत काल ख़त्म कर देगा, लेकिन मैंने 4 या 5 क्लास राजपूत काल का लिया हूँ, ताकि कहीं से क्वेश्चंस जो भी पॉइंट बन रहे हैं उस पॉइंट को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा है और आपके सामने बोलकर वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाने का जो मेरा आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ताकि इससे क्या होगा कि मेरा तो आपका विश्वास ही मेरे पढ़ाई का जिज्ञासा है और बताने का सबसे बड़ा मनसा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आज मध्यकालीन भारत में यहीं हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद।